अटलांटा की संघीय जेल की दीवारों के अंदर गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। यह स्थान महज एक जेल नहीं था, बल्कि 300 से अधिक क्यूबाई बंदियों का गढ़ था, जिनमें से अनेक को अज्ञात स्थान पर भेजा गया था। नवंबर 1987 में अमेरिकी इतिहास में सबसे हिंसक जेल दंगों में से एक हुआ। 2 सप्ताह तक जेल कैदियों और अधिकारियों के बीच युद्ध का मैदान बन गया। 100 से अधिक जेल कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया, क्योंकि आग ने इमारतों को नष्ट कर दिया और दीवारें राख में तब्दील हो गईं। यह महज एक क्षणिक विद्रोह नहीं था, बल्कि क्रोध का विस्फोट था जो वर्षों से सतह के नीचे सुलग रहा था। बाहर पुलिस ने हेलीकॉप्टरों और सशस्त्र इकाइयों के साथ जेल को घेर लिया था, लेकिन दीवारों के अंदर अराजकता का बोलबाला था। इस बात की कोई स्पष्ट कल्पना नहीं थी कि यह स्थिति कैसे समाप्त होगी। बातचीत धीमी थी तथा कैदी हर गुजरते घंटे के साथ अधिक हिंसक होते जा रहे थे। अंदर कैदियों को लगा कि यह उनका आखिरी मौका है। वे जानते थे कि दुनिया उन्हें देख रही है और वर्षों की उपेक्षा और परित्याग के बाद उनकी आवाज को सुनने का यह एकमात्र अवसर हो सकता है। 1980 के वसंत में क्यूबा एक भयंकर आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। जब विरोध प्रदर्शन तेज हो गए और आर्थिक पतन की आशंका बढ़ने लगी, तो फिदेल कास्त्रो ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने देश छोड़ने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सीमाएं खोल दीं। केवल 5 महीनों में 120,000 से अधिक क्यूबावासी मैरिल बोटलिफ्ट के नाम से जाने जाने वाले प्रवासी लहर के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे। सभी प्रवासी राजनीतिक शरणार्थी या बेहतर जीवन चाहने वाले लोग नहीं थे। अमेरिकी अधिकारी अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को समायोजित करने की कोई योजना नहीं थी, विशेषकर जब इतने सारे व्यक्ति खतरनाक या अस्थिर माने जाते थे। संघीय हिरासत केंद्रों पर शीघ्र ही भीड़ बढ़ गई और हजारों प्रवासियों को संघीय जेलों में भेज दिया गया, अपराध के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उन्हें रखने के लिए अन्यत्र कोई स्थान नहीं था। वे वर्षों तक अपने भाग्य के स्पष्ट दर्शन के बिना रहे, जिसके कारण दिन बीतने के साथ उनमें निराशा और क्रोध की भावना उत्पन्न होती गई। वे वर्षों तक भविष्य की स्पष्ट दृष्टि के बिना रहे, जिससे उनके बीच निराशा, अनिश्चितता और क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। यह खबर उनके लिए विनाशकारी झटका थी, क्योंकि उनमें से कई लोग डरे हुए थे कि अपने देश लौटने का मतलब होगा कारावास, यातना या यहां तक कि मौत भी। लुइसियाना के ऑक्टेल जेल में तुरंत गुस्सा भड़क उठा। कैदियों ने 28 सुरक्षा कर्मियों को बंधक बना लिया और दंगा शुरू कर दिया। लेकिन अटलांटा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, मानो कोई तूफान फटने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा हो। जेल के अंदर कैदी कोई मनमानी हरकत नहीं करते थे। उन्होंने अन्य जेलों में जो हो रहा था उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और दूसरों की गलतियों से सीखा। वे जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, बल्कि अधिक सूक्ष्म और प्रभावी कार्रवाई की योजना बना रहे थे। 23 नवंबर की सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। गार्ड अपने क्षेत्रों में गश्त कर रहे थे। नाश्ता हमेशा की तरह परोसा गया, लेकिन अचानक बिना किसी चेतावनी के सन्नाटा चीखों में बदल गया। गलियारे युद्ध क्षेत्र में बदल गए और अराजकता फैल गई, जिससे वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक कैदियों का एक समूह खड़ा हो गया, जिन्होंने अपने चेहरे को आंखों के छेद वाले ग्रे हुडी से ढक रखा था। कुछ ही सेकंड में उन्होंने गार्डों को अशक्त कर दिया, उनकी चाबियां और रेडियो चुरा लिए तथा क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण कर लिया। आग तीसरी मंजिल पर लगी और धुआं जल्द ही गलियारों में भरने लगा। रणनीति अच्छी तरह से बनाई गई थी। यह एक स्पष्ट बयान था। यदि वे उन्हें शब्दों से नहीं सुनेंगे, तो वे उन्हें आग की लपटों से सुनेंगे। चीख पुकार, अलार्म और कांच टूटने की आवाजें जेल के हर कोने में गूंज रही थीं। कर्मचारियों ने बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश की,
लेकिन उन्हीं प्रदर्शनकारियों ने उनके फोन नष्ट कर दिए। उस क्षण सभी को समझ में आ गया कि यह विद्रोह कोई साधारण विरोध नहीं था, बल्कि एक वास्तविक लड़ाई थी जिसमें पीछे हटने की कोई संभावना नहीं थी। कोई रास्ता नहीं था और कोई मदद भी उपलब्ध नहीं थी। कुछ श्रमिकों को छोटे बिना हवादार कमरों में बंद कर दिया गया था, जहां से धुआं दरारों से अंदर आ रहा था। भयपूर्ण था। उनमें से एक ने बाद में कहा, हमें लगा कि हम वहां जिंदा जल जाएंगे। जेल में अराजकता फैलने पर अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। कुछ ही घंटों के भीतर FBI और सामरिक टीमों ने जेल को घेर लिया। हेलीकॉप्टर जेल के ऊपर चक्कर लगा रहे थे, जबकि स्नाइपर्स टावरों पर तैनात थे और स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे थे। अंदर कैदियों का दुस्साहस बढ़ता गया और प्रत्येक बीतते घंटे के साथ उनका नियंत्रण बढ़ता गया। कुछ लोग तात्कालिक वस्तुओं से खुद को सुसज्जित कर विद्रोह में शामिल हो गए, जबकि अन्य लोग बस गलियारों में बिना किसी उद्देश्य के घूमते रहे। अब विद्रोहियों और साधारण कैदियों के बीच कोई अंतर नहीं था। वे सभी इस अराजकता का हिस्सा थे। इस बीच बातचीत जारी रही। FBI ने स्थिति को नियंत्रित करने तथा शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचने के लिए वार्ताकारों को भेजा, लेकिन कैदी इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे। वे जानते थे कि यह उनकी आजादी का आखिरी मौका हो सकता है और जरा सी चूक उनकी जान ले सकती है। जैसे जैसे दंगा जारी रहा, कैदियों और अधिकारियों के बीच तनाव बढ़ता गया। अचानक एक नया खतरा सामने आया। कुछ कैदियों ने जेल के नीचे सुरंगों में औद्योगिक गैस टैंक ले जाना शुरू कर दिया। यदि इसे उड़ा दिया जाए तो जेल एक मानवीय आपदा में बदल सकती है, जिससे वार्ताकारों का समय बर्बाद होगा। कई दिनों की अराजकता के बाद वार्ता अब नई दिशा लेने लगी है। कैदियों को एहसास हो गया कि दंगा जारी रखने से केवल और अधिक विनाश होगा, विशेष रूप से तब जब उन्होंने कुछ कोठरियों पर नियंत्रण खो दिया और संघीय बलों ने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। बढ़ते दबाव को देखते हुए उन्होंने सद्भावना का संकेत देने का निर्णय लिया। एक अप्रत्याशित कदम के तहत कैदियों ने जेल के सबसे खतरनाक कैदी थॉमस सिल्वरस्टीन को सौंपने पर सहमति व्यक्त की, जो अपनी अत्यधिक हिंसा के लिए जाना जाता था। उन्होंने उसे नींद की गोली खिला दी और जब वह बेहोश हो गया तो उन्होंने बातचीत करने की इच्छा जताने के लिए उसे अधिकारियों को सौंप दिया। समय के साथ बंधकों को धीरे धीरे रिहा किया जाने लगा। हर बार जब कोई समूह रिहा होता था तो संघीय बल उन पर दबाव कम कर देते थे। यह पूर्ण समर्पण तो नहीं था, लेकिन यह अंत की शुरुआत थी। दंगे के 12वें दिन कैदी एक एक करके अपने हाथ हवा में उठाकर अपनी कोठरियों से बाहर निकल गए। विद्रोह अंततः समाप्त हो गया, लेकिन इसके परिणाम विनाशकारी थे। दीवारें आग से काली हो गई थीं, जेल में अराजकता फैली हुई थी और कैदियों को अज्ञात भविष्य का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन कम से कम एक बार तो उन्होंने सबकी आवाज सुनी। यदि आपको सामग्री पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करना न भूलें। मुझे कमेंट में बताएं कि अगले एपिसोड के लिए कौन सी कहानी सही है, ताकि हम आपको बता सकें।